Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So इससे previous lectures में आप लोगों ने ये ध्यान दिया गया होगा कि अकाउंटिंग के हम लोग सारे के सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और ऑडिटिंग की भी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें ऑडिटिंग का क्या रोल होता है, एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट्स, उनके ड्यूटीज और टाइप्स ऑफ ऑडिट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और इवन जो रिपोर्ट ऑडिटर सबमिट करता है उस रिपोर्ट को किस एस्पेक्ट में शो किया जाता है। तो ये सब कुछ किसके बेसिस पे था? ऑडिटिंग के बेसिस पे। आज स्टार्ट करेंगे क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 और 1 एंड सब सेक्शन 2। जो क्वालिफिकेशन है, किन लोगों को हम क्वालिफाई कर सकते हैं एज एन ऑडिटर और किन लोगों को हम ऑडिटर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, डिसक्वालीफाई कर देते हैं, तो वो कौन से पार्ट में कंसिडर करते हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू करो, देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बोल रखा है। सबसे पहले क्या बोल रखा है, जो सीए होता है उसको एक ऑडिटर के रूप में हम अपॉइंट कर सकते हैं। एक ऑडिटर को हम, जो सीए होता है उसको, सीए को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, पहला पॉइंट। सेकंड, एक फर्म जिसके अंदर ज्यादातर पार्टनर्स जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ द फर्म। तो फर्म के टाइप्स में इसको अपॉइंट किया जा सकता है। हाउएवर ओनली पार्टनर्स, वो पार्टनर्स जो कि सीए हो, shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। फर्म के बिहाफ पे वो भी काम कर सकता है, लेकिन majority of the partners are to be, have to be, you can say CAs, have to be chartered accountant। now कौन लोग जो है वो आपके ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते, डिसक्वालिफिकेशन में कंसिडर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, एलएलपी के अलावा, ठीक है। अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें एलएलपी कंसिडर नहीं हो रही तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नाउ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उस ही कंपनी का कोई ऑफिसर ऑडिटर नहीं बन सकता। जैसे मान लो मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी का ऑफिसर या मेरी कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं हो सकता, या कोई भी ऐसा रिलेशन कंपनी के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो भी नहीं बन सकता वो एक ऑडिटर। नाउ थर्ड इज पार्टनर। अगर पार्टनर है, कंपनी का पार्टनर है या एम्प्लॉय है या ऑफिसर है तो वो भी आपका कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। नाउ अ पर्सन और हिज रिलेटिव, एक वो इंसान या उसका कोई रिश्तेदार होल्डिंग सिक्योरिटीज, एक पर्सन या उसका अगर कोई रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है जिसकी होल्डिंग सिक्योरिटीज इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा है किसी सब्सिडरी कंपनी में। मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो गई, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो सब्सिडरी कंपनी में भी अगर उसका इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज से ज्यादा होगा तो भी वो जो पर्सन है वो ऑडिटर नहीं बन सकता उस कंपनी का। चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो, चाहे वो एसोसिएट कंपनी हो, नहीं बन सकता ऑडिटर। हाउएवर जो रिलेटिव है कैन होल्ड सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन सच कंपनी। 1 लाख से कम सिक्योरिटीज अगर होल्ड कर रहा है तो एक अलग सिनेरियो होता है, 1 लाख से अलग 1 लाख से ज्यादा अगर सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है तो उस सिनेरियो के अंदर वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और पर्सन का तो अगर इतना सा भी रिलेशन है, इतना सा भी कंपनी के साथ कोई कनेक्ट है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, कोई बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के अलावा या कोई ऑफिसर या कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय या तो रिश्तेदार, रिश्तेदार या वो पर्सन जिसका इंटरेस्ट क्या है 1 लाख रुपए से ज्यादा हो।
इनडेप्टेड, मान लो कर्जा दे रखा है किसी ने कंपनी को, या उसकी सब्सिडरी को कर्जा दे रखा है, या उसकी होल्डिंग को दे रखा है, या एसोसिएट कंपनी को दे रखा है इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख से ज्यादा का आपने लोन वगैरह दे रखा है किसी कंपनी को, तो भी वो क्या नहीं हो सकता, तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता उस कंपनी का। ठीक है, कर्जे में अगर दे रखा है इतना तो। हैज गिवन गारंटी, मान लो मैंने एक का गारंटी ले रखी है, कोई थर्ड पार्टी होंगी मैं। गारंटर कौन होता है? थर्ड पार्टी होता है। ए और बी दो पर्सन है, इनके बीच में एग्रीमेंट चल रहा है। बी कह रहा है भाई मैं तुझे 5 लाख रुपीस पे कर दूंगा 2 महीने बाद। तो ए कह रहा है गारंटी दे, किसी की तो गारंटी दे, कल को तुम मुकर गए, आप मुकर गए अपनी बात से, तो कल को क्या? तो बी कहता है मैं एक थर्ड पर्सन को लेके आ रहा हूँ, सी गारंटी दे रहा है। सी बोलता है ए को कि कल को बी ने पेमेंट नहीं करी तो मैं पेमेंट करूंगा। तो जो सी हो गया वो कौन हो गया? थर्ड पार्टी। Now has given guarantee for any third person to the company, its subsidiary, कोई गारंटी दे कंपनी को या उसकी होल्डिंग को या एसोसिएट कंपनी को इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख से ज्यादा की गारंटी वगैरह देता है, तो भी उस सिनेरियो के अंदर भी वो डिस्क्वालिफिकेशन में कंसिडर करा जाएगा। अ पर्सन, फर्म हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप, एक इंसान, एक पर्सन है या कोई फर्म है जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए ना। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और एम्प्लॉय, अगर कोई पर्सन है जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है या एम्प्लॉय डायरेक्टर है, तो वो भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता एक ऑडिटर के लिए। अ पर्सन पार्टनर इन फुल टाइम प्रैक्टिस एल्सवेयर और होल्डिंग, अगर कोई पर्सन है जो कि ऑलरेडी 20 कंपनियों में अपॉइंट हो चुका है एज एन ऑडिटर, तो वो भी किसी और कंपनी का ऑडिट नहीं करवा सकता। अ पर्सन पार्टनर इन फुल टाइम प्रैक्टिस एल्सवेयर और होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, जो कि 20 कंपनी से ज़्यादा हो, तो उस सिनेरियो के अंदर भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते फर्म के। नाउ 8th वन, अगर आपने जेल की सजा काट ली है 10 साल से कम, 10 साल नहीं हुए अभी आपको, जो भी आपने जेल की सजा काटी है उसके लिए, तो भी आप क्या डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे ऑडिटर के लिए। अ पर्सन कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट 10 ईयर्स गुजरे नहीं है, 10 ईयर्स हैज नॉट बीन elapsed फ्रॉम डेट ऑफ सच कन्विक्शन, तो उस केस में भी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अ पर्सन या उसका रिश्तेदार हुज एनी एंटिटी, किसी भी तरीके से अगर वो इन सर्विसेज को कंपनी में दे रहा है, ठीक है, एक पर्सन, मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैं या मेरा कोई रिलेटिव है, वो कंपनी में ये सारी सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट से। तो सबसे पहले है, अगर मैं या मेरा कोई रिलेटिव अकाउंटिंग या बुक कीपिंग मेंटेन करता है, अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है, जर्नल एंट्रीज बनाना, लेजर में पोस्ट करना, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, या इंटरनल ऑडिट में इन्वॉल्व हूँ या डिज़ाइन कर रही हूँ कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हमें साफ तौर पे मनादी हो जाएगी अपॉइंटमेंट से। नाउ द नेक्स्ट वन इज, उसके बाद अगर एक्चुअलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, एक्चुअलरी सर्विसेज इज रिस्क को बियर करने के लिए जो इंश्योरेंस वगैरह लेते हो ना, तो उस केस के अंदर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट से। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, कहाँ पे आजकल रिटर्न वगैरह सबसे अच्छा चल रहा है, तो अगर ये वाला सिनेरियो है तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के बिहाफ पे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर उनको मैनेजिंग सर्विसेज भी है तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे एज एन ऑडिटर। तो यहाँ पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन वाला पार्ट को अगर मैं समअप करूँ, तो एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि कोई बॉडी कॉरपोरेट हो जो कि एलएलपी के अलावा है
ऑफिसर या एम्प्लॉय है, कोई तरीके का कोई रिलेशनशिप है, या मैं पार्टनर हूँ कंपनी की, एम्प्लॉय हूँ, कोई डायरेक्टर हूँ, या मेरी होल्डिंग या सिक्योरिटीज 1 लाख से ज़्यादा है, या मैंने कंपनी को डेट वगैरह दे रखा है 5 लाख से ज़्यादा, या मैं कोई गारंटर का रोल प्ले कर रही हूँ, या एक फर्म या एक पर्सन है जिसका रिश्ता है कंपनी के साथ, या बोल सकती हूँ मैं 20 से ज़्यादा कंपनीज के लिए ऑडिटर अपॉइंट ऑलरेडी हो चुकी हूँ, या जेल हो रखी है किसी और पर्सन को लेकिन 10 साल नहीं हुए अभी उसको। नेक्स्ट इज अगर मैं कोई भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हूँ कंपनी में, जैसे अकाउंट्स मेंटेन करना, इंटरनल ऑडिट बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअलरी सर्विस प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस या मैनेजमेंट सर्विस। तो टर्म्स एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टर्म्स है। टर्म्स एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139(2). देखो बच्चों, यहाँ पे ना जो आपके सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन आपके सेक्शन के बेसिस पे बन जाता है कि अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन वाला कौन से सेक्शन में आता है, अपॉइंटमेंट को कौन से सेक्शन में डिवाइड किया है, फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है वो कौन से सेक्शन में होता है, 10th बोर्ड मीटिंग करवाई जाती है तो वो कौन से सेक्शन में। तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको नोट कर लो, एक फ्रेम नोट बना लो आप इन लोगों के, इन पूरे ऑडिटिंग के, और उसके अंदर सेक्शंस को बहुत अच्छे से हाईलाइट करो। नाउ जो टर्म्स है या रोटेशन करनी है ऑडिटर की वो 139(2) में आता है। रूल 5 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर 2014 रिस्ट्रिक्शंस होती है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को जब आप अपॉइंट करते हो तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है। सबसे पहले है लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी को आप ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते। सारी की सारी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल है, तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा है, कंपनी जिनका पब्लिक बोरोइंग डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आप खुद नहीं कर सकते। देयर मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इट। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट करवाता है आपका, क्योंकि वहाँ पे जो टर्नओवर है या आप अमाउंट बोल सकते हो वो थोड़ी सी ह्यूज है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये जो अमाउंट है इसको स्किप मत सॉरी इसको स्किप करने की कोशिश मत करना, ये अमाउंट एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी। नाउ रिमूवल ऑफ ऑडिटर, आप ऑडिटर को हटा कैसे सकते हो। तो जो कंपनी है वो ऑडिटर को रिमूव कर सकती है अगर वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देती है। आपने ऑडिटर को सुना है, आपने ऑडिटर की सारी बातों को परखा है, उसके बाद आपको लग रहा है कि इसके रीजंस वैलिड नहीं है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन रिमूव करने का भी एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। फर्स्ट द बोर्ड शेल पास रेजोल्यूशन, बोर्ड जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका एक बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे फॉर द सेम विद इन 30 डेज शैल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 30 दिनों के अंदर अंदर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कहीं भी हो सकता है, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद, शीलिंग टू रीजनल डायरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ADT2। अब ये ADT2 जो ऑडिट होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADT लिखते हैं। तो ADT2 के तहत क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, और विद इन 30 डेज वो किसमें फॉर्म हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। द कंपनी शेल, अब कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ अप्रूवल। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो कंपनी अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी ताकि ऑडिटर को हटाया जा सके। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने रिमूव कर दिया, आपने बता दिया कि किस तरीके से
से ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है या ऑडिटर को हटाया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं ऑडिटर कौन नहीं हो सकते उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अब क्या ऑडिटर रिजाइन दे सकता है? हाँ बिल्कुल, सिंपल सिनेरियो में ऑडिटर रिजाइन दे सकता है एक नोटिस के थ्रू, एंड शेल फाइल फॉर्म, और ADT 3 के अंदर वो फॉर्म को फाइल करेगा 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन विद इन द कंपनीज एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। उनको बता देगा कि अब 30 डेज के अंदर अंदर मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अब वो सिनेरियो भी होता होगा जब पर्सन रिजाइन नहीं कर रहा, किसी और वजह से उसकी जगह खाली हो रही है, डेथ हो गई या कैजुअल वैकेंसी बोल सकते हो, तो उसका क्या सिनेरियो होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। चलो उसके बाद कैजुअल वैकेंसी आई गया, सेक्शन 139(8) के अंदर आता है, कोई भी कैजुअल वैकेंसी हो ऑफिस में ऑडिटर ड्यू टू रीजन अदर देन रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के सॉरी इसको रीड करो। कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है, मतलब रेजिग्नेशन के अलावा अगर डेथ का कोई सिनेरियो है या डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, ठीक है, पर्सन को हटाया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है उसकी पोजीशन से, अंडर सेक्शन 141(3) शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 30 डेज के अंदर अंदर उसको फिल कर दिया जाता है। और जो रेजिग्नेशन होती है शैल बी फर्स्ट फिल्ड बाय, अभी यही बताया था मैंने, फर्स्ट फिल की जाती है 30 डेज के अंदर अंदर, देन शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं जनरल मीटिंग में, और विद इन 3 months फ्रॉम पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। Now such person shall hold office till the conclusion of next AGM। जो भी आप अपॉइंट करोगे जिस भी पर्सन को, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी हो गई, कोई इमरजेंसी में जगह खाली हो गई, कोई किसी की डेथ हो गई जिसकी वजह से ऑडिटर हट गया अपनी जगह से, तो अगर आप नया ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो वो ऑडिटर कब तक अपनी जगह कंटिन्यू करेगा? वो नेक्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब तक अपनी जगह क्या करेगा? फिक्स रखेगा। नाउ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी को अपॉइंट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। ये गवर्नमेंट वाला टाइप की बात होती है। देखो आपको पता है दो टाइप की कंपनीज होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट जो कंपनी होती है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और वो ही ऑडिटर को, ऑडिटर ही वो होते हैं, मतलब CAG के द्वारा ऑडिट की जाती है वो। तो फर्स्ट बोर्ड के द्वारा, ये है आपकी जो कंपनी है वो बोर्ड के द्वारा, प्राइवेट कंपनी है वो बोर्ड के द्वारा 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात मैंने डिटेल में कर रखी है। अभी आप जब स्लाइड्स को आगे स्क्रॉल आउट करोगे तो अभी हमने जो पहला ऑडिटर है उनकी बात कर रहे हैं। पहला ऑडिटर बोर्ड आपका अप्लाई करता है 30 डेज के अंदर अंदर जब कंपनी रजिस्टर कर देती है, और अगर वो नहीं कर पाता तो मेंबर करते हैं 90 डेज में एट एन EGM हु शैल होल्ड ऑफिस, जो कि अपना ऑफिस को कंटिन्यू करता है फर्स्ट AGM एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ऑडिटर, और जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे ऑडिटर को जो अपॉइंट किया जाता है वो फर्स्ट से लेके 6th तक, 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक कंटिन्यू रहता है। देयर आफ्टर ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड, हर 6th एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। दिस इज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन, ये देखा जाएगा कि हर AGM में जो भी आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें ऑडिटर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें वो लाए ना कर रहा हो। एंड नो अदर ऑडिटर इज appointed, however if rectification is not given then board shall appoint another। अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाता है और प्रोसीजर सेम रहेगी ना। अगर मैं प्रैक्टिकल स्टेप की बात करूं तो ऑडिट कमेटी या कह सकते हो बोर्ड, वो पहले तो क्वालिफिकेशन देखेंगे कि हाँ भाई कितना एक्सपीरियंस है इसको, ये क्या क्वालिफिकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर, एंड में कॉल फॉर सच
इंफॉर्मेशन उसके लिए कॉल करेगा। जब जो ऑडिट कमिटी होती है, वेयर ऑडिट कमिटी एग्जिट, इट शैल रिकमेंड टू द बोर्ड। अब ये बोर्ड को ऑडिटर का नाम बताएगी, मतलब सजेस्ट करेगी एक तरीके से। इफ बोर्ड एग्री, अगर बोर्ड तैयार होता है, इट शैल फर्दर रिकमेंड द प्रपोज्ड ऑडिटर टू द मेंबर इन एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर बोर्ड को समझ आता है तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे तरीके से सहमति बरतता है, या तो एग्रीमेंट होता है या डिसएग्रीमेंट होता है। वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट एग्जिस्ट, और जब ऑडिट कमिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो बोर्ड इसको लेता है, बोर्ड इस डिसीजन को एनुअल जनरल मीटिंग तक फॉलो करता है। ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास करके, ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, और वो कब तक काउंट करता है, 6th AGM तक। Auditor shall hold office till the conclusion of 6th AGM. The AGM in which he is appointed shall be counted. जहाँ पे उसको अपॉइंट किया जाएगा वो पहली AGM है, और पहली AGM से लेके 6th AGM तक की अपॉइंटमेंट ऑडिटर की होती है। और अपॉइंटमेंट से पहले सर्टिफिकेट फॉर कंसेंट ऑडिटर से लिया जाता है। कंपनी नोटिस फाइल करती है ROC के पास 15 डेज में ऑफ सच मीटिंग इन ई फॉर्म ADT 1। तो अभी तक हमने ADT 1 पढ़ लिया, ADT 2 पढ़ लिया, ADT 3 पढ़ लिया। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम क्या इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है? तो बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैम किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है? तो आप लोग देख सकते हो, आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक का आपका कौन सा ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। जो पहला ऑडिटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक की आपकी जो मीटिंग्स है वो हैंडल करता है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कितने दिन लगते हैं ये सब भी। एन ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल 6 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 आर एज अंडर। कोई भी लिस्टेड कंपनी या ऑल पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़, या आप बोल सकते हो डेट, ठीक है, 100 करोड़ और आउटस्टैंडिंग लोन और डेट 50 करोड़ और आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑडिट। तो क्या क्या बोल रहे हैं ये? कोई भी लिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो, जिनका लोन 100 करोड़ से ज्यादा हो, और जिनका ADT जो ऑडिट कमिटी का फॉर्म है उसमें 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, सेक्शन 178। ऑडिट कमिटी शेल कंसिस्ट, ऑडिट कमिटी के 3 डायरेक्टर्स होते हैं और तीनों डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ऐसे नहीं बोल सकते कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इट शैल हैव ड्यूटीज एंड राइट्स, इनकी कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ राइट्स होते हैं प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 177(4), 177(5), 177(6). अब आती है बात, जैसे कि मैंने बताया था, गवर्नमेंट कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो पहली बार ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। हर एक कंपनी में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। द कंपनी शैल अपॉइंट, तो कंपनी जो पहला ऑडिटर अपॉइंट करती है वो 30 डेज के अंदर अंदर करती है जब कंपनी शुरू होती है। इन कॉर्पोरेशन द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, पहला ऑडिटर जो होता है बोर्ड सेलेक्ट करता है। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के अंदर 90 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स करते हैं। The law appoint the first. The law is silent regarding the time limit of 90 days. जो लॉ है वो इसके रिगार्डिंग चुप है, लेकिन जो आपका ऑडिटिंग वाला पार्ट है उसके अंदर 90 डेज लिखा है। सो बाय टेकिंग अ स्ट्रिक्ट
after review, we interpret that 90 days will be reopened from the date of incorporation rather than expiry of 30 days. Before the appointment of auditor, the company is required to obtain consent and a certificate from the auditor. और फिर जैसे ही वो complete process होता है तो certificate वगैरह को launch कर दिया जाता है. Now appointment of first auditor in case of government company, तो government company appoint करती है. In case of government company जो procedure होता है for the appointment of first auditor is altogether different. In case of government company में जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको अपॉइंट किया जाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा. जो ऑडिटर होता है वो 60 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट किया जाता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से. इन केस अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ द कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर पहले ऑडिटर को अप्लाई करते हैं. और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाते तो कौन करेगा? एट द सेम टाइम मेंबर करते हैं ऑन रिसीविंग. जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि नहीं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाया तो मेंबर करते हैं. नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, मेंबर विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर. वो कितने दिन में करते हैं? 60 डेज के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन ईजीएम को दे देते हैं. तो आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का ऑर्डर कैसे फाइनलाइज किया जाता है. तो सबसे पहले सीएजी विद इन 30 डेज क्या करता है? सीएजी 30 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करता है. अगर इन केस वो फेल हो जाता है तो कौन करेगा? बोर्ड करेगा 30 डेज के अंदर अंदर. अच्छा यहाँ 60 डेज है, रुको. जो ऑडिटर है वो 60 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट कर दिया जाएगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से. अगर सीएजी नहीं कर पाता तो बोर्ड करेगा 30 डेज के अंदर अंदर. अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता तो मेंबर करेंगे विद इन 60 डेज. तो ये रही आपकी जिस्ट इससे रिलेटेड. ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज कर सकते हो इन टॉपिक के बेसिस पे. और आप देख सकते हो कि कितनी क्लैरिटी आप लोगों को दी जा रही है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर तरीके से कंप्लीट हो सके. बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या तो फिर कोई और टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, अब तो एग्जाम बिल्कुल सर पे है. जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करोगे, उतना ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो. कोई भी डाउट वगैरह हो तो पूछो. ठीक है, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.